Good morning, my dear students, and welcome in accountancy class of 7th September 2020. And as we had completed chapter 1 in first video, this is my second video of accountancy, and in this I will try to finish this chapter, that is theory base of accounting. And I have informed all my students through WhatsApp message that everyone has to buy or to download PDF file of accountancy NCERT book of 2020 and 2021 session, and I am also shared the same with you. So this is the chapter number 2 of the same PDF file which I shared to you. If you don't have, then you can also download it from ncert.nic.in or simply NCERT. Go to NCERT class 1 to 12 PDF. In that you will find this accountancy, and the name of the book is Financial Accounting 1. Okay, now to in first chapter we have go through the basic terms of accounting and the definition and the branches and all, but basic terms of accounting. In basic terms of accounting, you have to remember, or you have to learn, or you have to understand the concept of debtor and creditor, assets and liabilities, debtor and creditor, drawings, capital, business entity, transactions, and so on. So you have to understand those basic terms. First, I would like to clear once again those terms before starting this chapter, that the first basic term I would like to explain is debtor, DEBTOR, debtor. इन हिंदी वी कैन से देनदार, हिंदी में उसको देनदार बोलते हैं. एंड डेटर इज द पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल्स आर मेड, मतलब वो डेटर वो आदमी होता है, ये पर्सनल अकाउंट है, वो आदमी होता है जिसको कि बिजनेस ने उधार सामान बेचा है. एंड इन कमिंग टाइम, इन फ्यूचर ही विल गिव मनी, वो आने वाले समय में वो पैसा देगा. फॉर वाट ही हैज़ परचेज, वो जो ख़रीदा है उसके लिए वो पैसा देगा. And similarly, the opposite of debtor is creditor. Creditor means the person from whom, यानी जिससे हम, from whom we have हम लोग खरीदे हैं, we have bought our goods on credit for sale, मतलब सामान बेचने के लिए जिससे उधार पे हम खरीदे हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं. ये एक बोलचाल की भाषा में क्रेडिटर का इन हिंदी इट इज़ नोन एज लेनदार, यानी जो भी आदमी, जो भी लोग, जो भी इंस्टीट्यूशन, जितना भी जो आपसे पैसा लेने वाला है, सारा के सारा क्रेडिटर्स है. और डेटर असेट्स होता है और क्रेडिटर लायबिलिटीज़ होता है. व्हाट इज असेट्स? असेट्स का हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द सोर्सेस फ्रॉम विच वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ बिजनेस. एंड ये ऐसा सोर्स है जिससे कि हम बिजनेस का लाभ लेते हैं, बिजनेस का आय उससे बढ़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपके घर के आसपास जो राशन का दुकान है उसको देखिए, उसमें जो आप देखिएगा कि उसके पास तराजू है, वेट, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन आप देखिएगा, बहुत तरह का आपको सामान मिलेगा. किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि स्टॉक और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो GOOD गुड एक एडजेक्टिव है. गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन जिसमें एस लग जाता है तब ये नाउन बन जाता है. गुड्स का मतलब होता है सामान जिसमें यूटिलिटी हो, जिसमें उपयोगिता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ से मैं अपने घर जाऊँ, रांची जाऊँ, तो मैं अपना सारा सामान एक बैग में रख लूँगा. बैग जो मेरे लिए वो गुड्स कहलाएगा, और मान लो कि एक व्यापारी जो वो उस बैग को बेचता है, वो सारा बैग्स को बेचता है, तो उसमें से एक बैग को हम जो चूज़ किए हैं वो गुड्स कहलाएगा, मेरे लिए उसमें उपयोगिता है. और उसके पास वैरायटी ऑफ बैग्स होगा उसके दुकान में, तो वो सारा को कलेक्टिवली, मीन्स गुड्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्टॉक. कलेक्टिवली नोन है सारा सामान को जो कि वो बेचने के लिए दुकान में रखा है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं. तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड स्टॉक है. तो वो आप दुकान में देखते हैं वो सारा के सारा उसका एसेट्स है. अगर उसका दुकान का बिल्डिंग अपना है तो बिल्डिंग एसेट्स है. उसी बिल्डिंग में उसी लैंड मतलब वो ज़मीन के साथ ही रहेगा बिल्डिंग. जब भी बिल्डिंग रहता है तो उसके साथ में लैंड ऑक्यूपाई होता है, इसलिए हम लोग साथ में उसको बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग.
तो लैंड और बिल्डिंग जो भी है उससे वो क्या करता है, अपने दुकान जो वहाँ पे उसका दुकान है वहाँ से वो सामान बेचता है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसको कि लोग जानते हैं, तो ये बिज़नेस को एडवांटेज देता है। तो ये सारा के सारा एसेट्स कहलाएगा। मान लीजिए दुकान में फर्नीचर है, एसेट्स है, दुकान में कंप्यूटर है, एसेट्स है, और स्टॉक तो है ही दुकान में, तो ये सब एसेट्स होता है। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जिसको कि हमें देना है वो देना है। ये सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है जिससे हम पैसा लेते हैं या उधार खरीदते। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस, एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आप देखिएगा आगे में देखिएगा कि बिजनेस जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको हम पैसा लगाते हैं, हम आदमी सब हम लोग जो मिलकर उसमें शुरू करते हैं, शुरू कर में बिजनेस को पैसा लगाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैपिटल। तो वो हमारा लायबिलिटी है। तो ये एसेट्स और लायबिलिटी का फंक्शन, एसेट्स और लायबिलिटी का डेफिनेशन आपको याद करना है। तो आप एसेट्स में भी करेंट एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट्स होता है। सिमिलरली एसेट्स में लायबिलिटी में भी करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। तो ये भी चीज़, ये दोनों चीज़ एसेट्स और लायबिलिटी का आपको चीज़ मालूम होनी चाहिए कि क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटी। जो दूसरा डेटर और क्रेडिटर के बारे में मैं बोला। कैपिटल के बारे में फिर से बता दूं, कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो कि इनिशियली शुरुआत में लगाया जाता है बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। हिंदी में उसको पूंजी बोलते हैं, कैपिटल। देन कम्स टू ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए जो बिज़नेस से हम लोग पैसा निकालते हैं, पैसा या गुड्स दोनों निकालते हैं। मान लीजिए किसी का कपड़ा दुकान है तो अपने कपड़ा दुकान में खुद के यूज़ के लिए, अपने परिवार वालों के यूज़ के लिए कुछ सामान निकाल लेता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। या कैश बॉक्स में से कैश निकाल कर बाज़ार से सब्ज़ी ले आके घर में खाना बना कर खाता है, तो सारा के सारा ड्राइंग्स कहलाएगा। तो दीज टर्म्स है, तो आप पढ़िएगा और पढ़ के जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा। तो ये एक पॉइंट हुआ, तो उसको मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। चैप्टर 1 के बाद हमें चैप्टर 2 समझ में आएगा। अगर हम चैप्टर 1 में कुछ चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। और लर्न करना है आपको। मेमोराइज़ तो आप कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, अपनी भाषा में उसको बोल पाएँ, न कि केवल किताबी भाषा का उपयोग करें। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर आप अपनी भाषा में बोल पाएँ तो ये एडेड फीचर है स्टूडेंट्स का, और आई लाइक दैट वेरी मच कि लोग अपनी भाषा में चीज़ों को समझें और उसको सामने रखें। तो चलिए हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। नाम देखिए चैप्टर का है थ्योरी बेस। थ्योरी बेस कहने का मतलब अकाउंटिंग का जो बेस है वो थ्योरी है। हाँ, वो थ्योरी जो हम लोग अभी पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो अकाउंटेंसी का बेस है। कि देखिए अकाउंटिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब होता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग एंड सो ऑन। उसमें इंटरप्रिटेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आता है, उसके यूज़र्स है, इंटरनल यूज़र्स है, एक्सटर्नल यूज़र्स है, तो वो सारा है। तो अकाउंटिंग का थ्योरी बेस, जबकि आदमी अकाउंटिंग करने जाता है, जब प्रोसेस में उतरता है कि हम लोग किस प्रकार रिकॉर्ड करेंगे किसी चीज़ को, किस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके पीछे हमारा क्या समझ है, इसी चैप्टर का इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, तो इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि थ्योरी बेस का क्या है। अब ये आइए इस पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप यू गो थ्रू लाइन बाय लाइन ऑफ दिस चैप्टर, और यू गो थ्रू एवरी लाइन, नीड टू अंडरस्टैंड एवरी लाइन इन हिंदी, इन योर ओन लैंग्वेज, or in English, whatever you feel comfortable. Now, in order to maintain uniformity and consistency, I am reading it out. In order to maintain uniformity का मतलब होता है एक रूपता, एक समान। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्थिरता। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड। कुछ रूल्स बनाया गया है, दैट जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशन, जिसको कि अकाउंटिंग प्रोफेशन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जनरली एक्सेप्टेड। दीज रूल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज। इसी रूल्स को, इस जो रूल बनाया गया है जो कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए बनाया गया है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसे प्रिंसिपल हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, कन्वेंशन हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया, एजम्पशंस हो गया, एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, जिसको कि हम समय के अनुसार उसमें चेंजेस लाते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं उसको। तो दीज आर, अब आइए इसको, द टर्म प्रिंसिपल
The term principle has been defined by AICPA, a general law or rule adopted or professed as a guide of action, a settled ground or basis of conduct or practice। मतलब ये सब जो अकाउंटेंट लोग एक मंच पर आए हैं और दुकान में सारी दुनिया में जो अकाउंट का जो प्रैक्टिस होता है उसको लेकर सभी में सहमति बनी कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सॉरी, this is the sound of vehicle which is coming from outside my house, so sorry for the disturbance। Okay, so we go on now। The settled ground or on the basis of conduct or practice, यानी कि सारे मिल के उन्होंने कोई विचार किया, अपना सारा विचार रखा और पाया कि कुछ कंसिस्टेंसी, कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, what we call it GAAP, the initials of generally accepted and accounting and principles, GAAP। It refers to the rules or guidelines adopted by the recording reporting of the business transaction। तो यही आपका GAAP है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा इसमें। अब आइए जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा यानी जो भावना है, विचार है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके मद्देनज़र अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो कुछ चीज़ों से ये अवगत होइए। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द अकाउंटेंसी, यानी क्लास 11 से लेके जो ग्रेजुएशन, MA और फिर ऑनर्स जो भी PhD करवाया जाता है, इसमें ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसका अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए। आप धीरे धीरे भी क्लास 11th में कुछ समझिएगा, क्लास 12 में कुछ समझिएगा, एंड देन सो ऑन समझिएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर रेफर्ड टू एज द फंडामेंटल आइडियाज़। फंडामेंटल आइडिया यानी कि मूलभूत विचार, और बेसिक एजम्पशन यानी कि मूलभूत मान्यताएं यानी क्या सोचना है, क्या आप मान कर बनाते हैं अकाउंटिंग, मान्यताएं। अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आर ब्रॉड वर्किंग रूल्स फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ and developed by the accounting profession। The important concepts has been listed as below। आपको ये सब दिया गया है important concepts। सबसे पहला नियम, सबसे पहला बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए। एंटिटी को हम लोग बेसिक टर्म्स में भी पढ़े थे। एंटिटी मैंने आपको बताया था, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन सब के सब बिजनेस एंटिटी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, है ना। एक आदमी अगर एक अपने छोटे से ठेले में शाम के वक्त फुचका बेचता है, दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस एंटिटी। कोई अंडा बेचता है, चाय बेचता है, ऑल दीज आर बिजनेस एक्टिविटीज। सब के सब प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तो हमारा लास्ट सैटरडे 5 सितंबर को BST का क्लास था, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन करता, लेकिन उस दिन हमारा टीचिंग शेड्यूल नहीं करना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को फिर उस दिन कोई वीडियो नहीं शेयर किया आप लोगों से। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सॉरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट एवरी बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। देखिए यही मेन लाइन है कि हर जो बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस अपने ओनर यानी अपने मालिक से अलग होता है। यानी मालिक को जो है वो बिजनेस से अलग करके देखा जाता है। हालांकि मालिक ने ही उसको शुरू किया है, मालिक ही उसको रन कर रहा है, चला रहा है, फिर भी मालिक और बिजनेस एक साथ नहीं देखा जाता। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका एक बिज़नेस है, आप सिंघाड़ा सेलर हैं, सिंघाड़ा बेचते हैं, समोसा बेचते हैं। तो शाम के वक्त मान लीजिए कि आप समोसा बेचते हैं और आपका सारा समोसा बिक जाता है, कभी आपका समोसा नहीं बचता है, आपका मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, हमेशा लोग आते हैं शाम के वक्त और नहीं रहता है, तो वो निराश होकर जाते हैं। ऐसी स्थिति रहती है लास्ट में। ऐसे समय में अगर आप अपना समोसा खुद खा लेते हैं, या अपने बच्चे को दे देते हैं, या अपनी पत्नी को दे देते हैं, या अपने परिवार वालों को दे देते हैं,
तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये समोसा अगर हम बेच देते तो इससे हमको पैसा मिलता, लेकिन अभी हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो अभी पैसा नहीं मिल रहा है। मैं वैसे समोसा दुकान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जहाँ पे समोसा बहुत सारा बच जाता है और उस समय खाया जाता है क्योंकि उसको ख़रीदार नहीं मिलता। मैं ऐसे समोसा दुकान की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डिमांड बहुत हाई है। तो वैसे केस में आपके समय आपके दिमाग में जो ये बातें आती हैं कि अगर ये समोसा बिक जाता तो पैसा आता, हमने खा लिया, इसका मतलब ये पैसा मैं खा लिया, ये कैपिटल मैं खा लिया, यही दोनों में अंतर है। कहने का मतलब मालिक ही क्यों ना हो, अगर वो ड्राइंग अगर बिजनेस से कुछ लेता है तो बिजनेस को उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है मालिक अलग बिजनेस अलग। बिजनेस को मालिक ही रन करता है, लेकिन मालिक को उसके लिए बिजनेस एक सैलरी देगा, एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देगा, ये सारी चीज़ें देगा, लेकिन बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ वी मूव टू सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बिजनेस एक्टिव जो आप अगर बीएसटी आप लोग में से कोई पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी वैसी सारी एक्टिविटी जिसका कि मेन उद्देश्य है, जिस यानी कि जो भी आदमी करता है उसके मन में ऐसा रहता है कि मेरे को पैसा लाभ होगा, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इस पर एक लंबा चौड़ा बहस हो सकता है। मैं सुबह में ही आप लोगों को बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस सॉरी आपको उसका एग्जांपल दे रहा था, सोच रहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल, तो मेरी नज़र सामने में हमारा हनुमान मंदिर है, वहाँ पे पड़ी, तो वहाँ मैंने देखा कि उसके पंडित जी जो हैं अपने थाल में आरती लिए, दिया लिए घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों घूम रहे हैं भाई, आप लोग सभी जानते हैं उनके मन में ये भाव रहता है कि कोई भी आरती लेगा तो उसके बदले में 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 10 रुपये वटेवर जो रखे। तो ये भी उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए तो वो सीधे डिनाई करेंगे कि नहीं, मैं ये मेरे मन में ये नहीं रहता है, लेकिन आप जानते हैं इसीलिए वो लेके थाली दुकान दुकान घूमते हैं कि कोई उसमें कुछ पैसा दे दे। तो दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए सीधे कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइए, पैसे का, मनी का मेज़रमेंट होता है। हर चीज़ का मेज़रमेंट मतलब होता है जैसे कि आप लंबाई को, लेंथ को मीटर में नापते हैं, एसआई यूनिट इसका मीटर है। टाइम को सेकंड में नापते हैं, टाइम का भी एसआई यूनिट सेकंड है। आप टाइम को आवर, मिनट सब में नाप लेते हैं, दिन में भी नापते हैं, ईयर में भी नापते हैं। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मनी में नापते हैं, मनी यानी पैसे में नापते हैं। और मनी का मेज़रमेंट तो यहाँ तक देखिए कि आज यहाँ पे हम लोग स्टेटस, बिजनेस का स्टेटस भी पैसे से लगाते हैं, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसको हम लोग उतना स्टेटस वाला आदमी मानते हैं, और जिसके पास जितना पैसा होता है वो अपना स्टेटस को शो भी करता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको कि सारे जो एक्टिविटी को पैसा के रूप में मापा जा सकता है वो सारा के सारा जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। यानी वैसे ही ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में लिया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में, वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, किया जाता है जो कि मनी में मेजरेबल हो, यानी मनी में हम लोग नाप सकते हैं। कुछ चीज़ें हम मनी में नहीं नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आपका मान लीजिए एक समोसा का या होटल है, वहाँ पे आप किसी को काम पे रखे हैं जो खाना बनाता हो, और बस वो खाना बनाता हो, तो आप उसका ईमानदारी को, उसका फ्रॉडनेस को, आप उसके अंदर जो लालच है, ये सब आप जो है उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इन सारा चीज़ का अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो वही चीज़ का रिकॉर्ड होता है जिसको कि मनी में मेज़र किया जा सके, यानी मनी में नापा जा सके। ठीक है, तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ऑनेस्टी। किसी की ऑनेस्टी को, किसी का ट्रूथनेस को, किसी का वर्च्यू को आप पैसे में नहीं आकलन कर सकते हैं उसका। तो वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में वही चीज़ लिखा हुआ है। ये सारा पैराग्राफ आपको उसी के बेसिस पे मिलेगा। देन आइए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न, गोइंग मतलब जानते हैं, गो मतलब जाना, गोइंग मतलब जा रहा है। गोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब वन सेकेंड बिजनेस एंटिटी होता है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस सेल रन फॉर
अनफोर्सिन टाइम, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिजनेस चलता जाएगा, हो सकता है इसका मालिक बदलता रहे, लेकिन ये बिज़नेस चलता रहेगा। बहुत सारे लोग जो ख़ानदानी पेशा में हैं, जो होटल का बिज़नेस करते हैं, ढाबा का बिज़नेस करते हैं, उसके परदादा ने लगाया था वो बिज़नेस, उसके बाद उसके दादा ने चलाया, उसके बाद उसके पिताजी ने चलाया, फिर वो उसका बेटा चलाएगा, फिर आगे जाके उसका बेटा चलाएगा। कपड़े की दुकान, बहुत सारी लस्सी की दुकान लखनऊ में मैं गया था तो पता चला कि हिस्ट्री है 1945 से वो दुकान चल रहा है। 2 पुश्तें 3 पुश्तें उसमें काम कर रही हैं, आज के जनरेशन के भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो यही मालिक बदलता रहेगा, लेकिन बिज़नेस नहीं मरेगा, बिज़नेस चलता रहेगा। ऐसा ऐसा सोच कर बिज़नेस किया जाता है। एंड दैट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पीरियड का क्या मतलब होता है आप जानते हैं? पीरियड का मतलब होता है कालांश, समय, यानी 2 समय के बीच के अंतराल को पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड, जैसे 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी टाइम पीरियड होता है। जनरली हम लोग 1 साल लेते हैं वो टाइम पीरियड, कि हम 1 साल के बाद प्रॉफिट निकालते हैं। कोई बिज़नेस का प्रॉफिट प्रत्येक दिन निकालता है, कोई बिज़नेस का प्रॉफिट 1 महीने में निकालता है। आप बैंक के बारे में जानते हैं, बैंक के बारे में सुने होंगे। बैंक अपना प्रॉफिट 3 महीने में 1 बार निकालती है, यानी साल में 4 बार निकालती है। जीडीपी का आजकल बहुत शोर मचा हुआ है, हर एक 3 महीने में उसका फिगर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में इकोनॉमिक्स में आप पढ़िएगा। तो वो जीडीपी भी 3 महीने, यानी कि वो पीरियड जो है, वो अकाउंटिंग पीरियड कहने का मतलब है कि हम जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में जो समय था, जो कि अनफोर्सिन टाइम के लिए था, जो अनिश्चित काल के लिए था, वो हमेशा के लिए था, वो समय को भी हम लोग टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। 3 महीने का टाइम पीरियड, 6 महीने का टाइम पीरियड, 1 साल, अमूमन जनरली हर बिजनेस का टाइम पीरियड 1 साल का होता है। 1 साल के अंत में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, और हम जितना भी अकाउंट्स अभी के बाद पढ़ेंगे, सब के सब जो है 1 साल के बाद प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि अकाउंटिंग इज़ डन विद इन अ टाइम पीरियड विच इज़ जनरली फॉर 1 ईयर। दैट इज़ व्हाट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एंड नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट का मतलब जनरली आप लोग जानते हैं परचेज प्राइस से आप लगाते हैं, लेकिन कॉस्ट का फेनोमेना उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा डीप में हम अभी नहीं जाएंगे, आप ग्रेजुएशन और एमए कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कॉस्ट पढ़ना है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस, यानी जिस परचेज प्राइस पे हमने ख़रीदा है उसको उसी पर से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपने 5 साल पहले एक दुकान खरीदी थी जिसका 50 लाख कीमत था। तो 5 साल पहले आप 50 लाख में ख़रीदे थे, तो 5 साल यानी ख़रीदते वक्त, यानी आज से 5 साल पहले आपने अपने बुक में, यानी आपके अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा कि 5 लाख में मैंने ये दुकान ख़रीदी है। और आज के डेट में यानी 5 साल के बाद, यानी वर्तमान समय में अगर उसकी कीमत 60 लाख हो गई है, 60 लाख हो गई है, यानी आज के समय में अगर वैसे ही दुकान आप कहीं और ख़रीदने जाइएगा तो आपको 60 लाख रुपया लग रहा है। या आप आसानी से समझते हैं कि इस दुकान का कीमत अब 60 लाख हो गया है। तो ये जो 60 लाख में कोई रिकॉर्ड का, यानी कि अकाउंट का 60 लाख से कोई लेना देना नहीं है। आपके बुक में, यानी आप अपने बुक में, अकाउंट्स के जो बुक है उसमें आप 50 लाख पे ही रिकॉर्ड कीजिएगा। और आगे चल के आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन जो है वो कहता है कि हर साल हर संपत्ति में ह्रास होता रहता है। लैंड एंड बिल्डिंग में भी हो सकता है, व्हीकल में भी हो सकता है। तो उसको हम लोग 50 लाख पे ही माइनस करेंगे, ना कि 60 लाख। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ऑलवेज जो है आप ये देखिए, टू इलस्ट्रेट दैट ऑन 2005 एन ओल्ड प्लांट वाज परचेज फॉर 50 लाख बाय शिवा एंटरप्राइजेस। आपको इसमें वही चीज़ लिखा होगा कि
अब देखिए इसमें उसने जब परचेज़ किया है 50 लाख में, तो इसमें ये सारा एक्सपेंसेस भी हुआ है, तो 50,000 का और एक्सपेंसेस उसमें हो गया, यानी कि उसको सेट करने में, उसको चलाने में 50,000 और खर्चा हो गया, तो उसका कीमत 50,50,000 हो गया, 50,50,000 हो गया। तो यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, और इसको हिस्टोरिकल भी बोलते हैं, बिकॉज ये हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं, हिस्टोरिकल मतलब पुराने समय से, तो इसका संबंध पुराने समय से है, यानी कि जब आपने परचेज़ किया है उसी वक्त जो कीमत लगाया जाएगा उसी पे हम लोग लिखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट देखिए पढ़ते हैं हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, एज इट समथिंग विच हैज़ बिन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि प्रत्येक साल ये चेंज नहीं होता है। For example, if a building has been purchased by a firm for 2.5 crore, the purchase price will remain for the same for all years to come, यानी हर साल जो आने वाला जो समय है इसमें परचेज प्राइस 2.5 करोड़ ही माना जाएगा, भले उसमें गिरावट आ जाए चाहे उसमें बढ़ोतरी हो जाए। तो ये एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम लोग इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, मैं अभी इसको अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।